स्क्लेरोडर्मा। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास ये क्या है, कि ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है एक। ठीक है, ऑटो इम्यून डिजीज़ है कि हमारा अपना इम्यून सिस्टम जो होगा वो अपनी ही बॉडी को नुकसान पहुंचाएगा। तो मेनली हमारे पास इसमें होता क्या है कि इसका क्लिनिकल सिनेरियो जो आपके पास होगा, वो कोई भी पेशेंट अगर है या उसकी पिक्चर आपको नज़र आ रही है तो ये स्किन से रिलेटेड आपके पास डिजीज़ होती है। स्क्लेरोडर्मा स्किन से रिलेटेड है। ठीक है, तो पहले सबसे मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ। हमारे पास वाइड स्प्रेड डिफ्यूज अनकंट्रोल्ड डेपोजिशन ऑफ कोलेजन। ठीक है, कि आपके पास मिलेगा किस तरह से पेशेंट के, जो पेशेंट की स्किन है वो सारी की सारी आपके पास किस तरह से मिलेगी, स्केली हार्ड सेक्लरोज्ड मिलेगी पूरी बॉडी की जो इसकी स्किन होगी। ठीक है, और दूसरे नंबर पे हमारे पास अगर मैंने ये पेशेंट हमारे पास बनाया, ठीक है, तो ज़्यादातर ये जो आपके पास डिज़ीज़ होती है ये फीमेल्स की होती है। मतलब कि जितनी भी ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं वो ज़्यादातर आपके पास फीमेल्स को अफेक्ट करती हैं। और आपके पास कोलेजन जो बनेगा, कोलेजन के बाद आपके पास ये कोलेजन डेपोजिशन हो जाएगी और उसके बाद आपके पास ये ले जाएगा फाइब्रोसिस की तरफ। इट विल लीड टू द फाइब्रोसिस। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट बात ये है कि पहली बात हमने ये देखी कि डर्मा था ना, डर्मा, डर्मा से हमारे पास आ गई स्किन। व्हाट इज द स्क्लेरो, स्क्लेरो अब हमारे पास सेक्लेरोसिस से निकला है। तो सेक्लेरोसिस का मतलब होता है हार्ड स्टिफ टिश्यू। ठीक है, स्टिफ टिश्यूज जो होंगे, स्टिफ टिश्यू या हार्ड, हमारे पास जो स्किन होगी वो हार्ड और स्टिफ होगी। इसके साथ साथ हमारे पास ये जो डिजीज होती है वो सिर्फ स्किन तक हमारे पास लिमिटेड नहीं रहती, बल्कि अदर विजरल ऑर्गन्स जो होते हैं ना उनको भी इन्वॉल्व करती है। ठीक है, अदर विजरल ऑर्गन्स जो होंगे वो भी इन्वॉल्व होंगे। तो अदर विजरल ऑर्गन्स की अगर हम बात करें तो ये आपके पास यहाँ पे जीआईटी को इन्वॉल्व करती है। यहाँ पे हमारे पास ये क्या करेगी कि लंग्स को इन्वॉल्व कर लेगी ये। उसके अलावा हमारे पास हार्ट को भी इन्वॉल्व करती है, हमारे पास ये किडनीज को भी इन्वॉल्व करेगी। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास जो सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन इन द बॉडी वो क्या होता है, स्किन होता है। ठीक है, तो स्किन में, जीआईटी में, हमारे पास लंग्स में, हार्ट में और किडनी में इसकी इन्वॉल्वमेंट होती है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास ये जो डिजीज होती है इसमें एक ट्राइएड मिलता है। ट्राइएड आपके पास इसका क्या होगा कि सबसे पहले ये तो है ऑटो इम्यूनिटी, ऑटो इम्यूनिटी। उसके बाद हमारे पास नॉन इन्फ्लामेटरी वेस्कुलोपैथी, नॉन इन्फ्लामेटरी वेस्कुलोपैथी। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास क्या मिलेगी, फाइब्रोसिस। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट, शुरू करते हैं कि ये डिजीज जो हमने थोड़ा बहुत इसका ओवरव्यू देखा है, नेक्स्ट हमारे पास ये क्या क्या करवाएगी। अब हमारे पास ये जो नॉन इन्फ्लामेटरी वेस्कुलोपैथी है ना, इसमें ये आपने बात एक दफा देखनी है कि आपके पास ऑटो इम्यून डिजीज है तो वो ये कह रहा है कि इसका जो ना डेफिनेट काज जो है वो अननोन है। अननोन मतलब कि हमारे पास ट्रिगर नहीं होता इसका, वो अननोन है कि कौन सा ऐसा ट्रिगर है जो कि बॉडी में इन्फ्लेमेशन करवा रहा है, अनक्लियर है वो। ठीक है, लेकिन हमारे पास कुछ एंटीबॉडीज और साइटोकाइंस जो होते हैं वो एंटीबॉडीज, ठीक है, और एंटीबॉडीज जब आपके पास एक्ट करेंगी तो उसके नतीजे में आपके पास इन्फ्लेमेटरी सेल्स आएंगे तो साइटोकाइंस को रिलीज करेंगे। तो साइटोकाइंस के रिलीज की वजह से आपके पास क्या होता है कि बॉडी में डैमेजिंग होना शुरू हो जाती है, बॉडी डैमेज होती है। तो जब बॉडी डैमेज होती है तो हमारे पास होता कुछ इस तरह से कि फाइब्रोब्लास्ट सेल जो होते हैं ना वो मेनली इसमें एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है। ये कौन से सेल हैं आपके पास, कोई भी अननोन इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स आपके पास इनिशिएट हुआ जिसके नतीजे में फाइब्रोब्लास्ट सेल जो थे वो एक्टिवेट हो गए। और फाइब्रोब्लास्ट सेल जो होते हैं वो आपके पास क्या बनाते हैं, उन्होंने आपके पास बनानी होती है कोलेजन। ठीक है, तो आपके पास इसी वजह से फाइब्रोब्लास्ट सेल्स आपके पास कोलेजन बनाएंगे और अब फिर आपके पास फाइब्रोसिस हो जाएगी। तो ये इसकी मेन पैथोलॉजी है। ठीक है,
अब हमारे पास ये जो डिजीज है तो नॉन इन्फ्लामेटरी, इस वजह से इसको कहा गया है कि मेनली फाइब्रोब्लास्ट सेल इन्वॉल्व है। ये आपके पास कोई इन्फ्लामेटरी सेल तो नहीं ना होते। बात करने का मकसद ये है कि अगर आपके पास बोन्स में, सॉरी, इन्फ्लाम आपके पास वेसल्स है ना, वेसल्स में नॉन इन्फ्लामेटरी वेस्कुलोपैथी किस तरह से होगी कि यहाँ पे मैं ब्लड वेसल बना देता हूँ, ठीक है। अब ब्लड वेसल्स में आपके पास मेनली मैंने कहा कि यहाँ पे फाइब्रोब्लास्ट आ गए हैं, ठीक है। तो फाइब्रोब्लास्ट आपके पास कोलेजन स्क्रीट करेंगे, जिसकी वजह से आपके पास जो ब्लड वेसल्स की एंडोथेलियल सेल्स और आपके पास इसका जो ल्यूमन होगा वो आपके पास क्या होगा, ये आपके पास मैंने और एक लेयर बना दी, फिर एक और लेयर बना दी। तो ल्यूमन जो होगा वेसल्स का वो थिन होता जाएगा, ठीक हो गया। अगर थिन होता जाएगा तो ये आपके पास ब्लड वेसल्स की जो आउटफ्लो है, जो आपके पास उसका जो पाथवे है उसको कॉन्स्ट्रिक्ट करता जाएगा, ठीक हो गया। तो इस तरह से इसको नॉन इन्फ्लामेटरी कहा जाता है, ऑटो इम्यूनिटी है, और ये आपके पास फाइब्रोसिस भी करवाती है। ये बातें हमने देख ली हैं। अब हमारे पास इसके नेक्स्ट इसको टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। एक में उसने कहा गया कि आपके पास एक होती है डिफ्यूज, मेनली डिफ्यूज होगी, और दूसरे नंबर पे आपके पास होगी लिमिटेड। लिमिटेड। सबसे पहला जो डिफरेंस है इनमें वो ये है कि एंटीबॉडीज का है, ठीक है। कि आपके पास जो डिफ्यूज स्क्लेरोडर्मा होती है, नाम से ही जाहिर है कि इसमें स्किन इन्वॉल्वमेंट तो होगी, इसमें भी स्किन इन्वॉल्वमेंट तो होगी, लेकिन आपके पास अकॉर्डिंग टू द स्किन इन्वॉल्वमेंट इसको कैटेगराइज्ड किया गया। अगर स्किन इन्वॉल्वमेंट लिमिटेड है, मतलब कि आपके पास हैंड्स, फिंगर्स, ठीक है, और उसके अलावा फेस, सिर्फ ये लिमिटेड एरियाज इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो ये आपके पास है लिमिटेड स्क्लेरोडर्मा। डिफ्यूज में आपके पास मेन डिफरेंस ये होगा कि इसमें पूरी ऑल ओवर द बॉडी, आपके पास पूरी बॉडी की जो स्किन, सारी स्किन जो है ना, कहीं से भी वो इन्वॉल्व हो सकती है, ठीक हो गया। और दूसरा आपके पास स्किन के साथ साथ प्लस आपके पास इसमें ऑल विजरल ऑर्गन्स के, कोई भी आपके पास जो विजरल ऑर्गन है उसकी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है डिफ्यूज में। लेकिन आपके पास जो लिमिटेड है, इसमें आपके पास एक उन्होंने निमोनिक दिया हुआ है जिसको क्रेस्ट के नाम से उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि इसमें क्रेस्ट सिंड्रोम हमें मिलता है। व्हाट इज द क्रेस्ट? तो इससे डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन है जिनको उन्होंने मेंशन किया गया है। अब हमारे पास पहले विजरल, ये डिफ्यूज समझ लें, फिर उसके बाद हम इस पे चलते हैं। तो अगर ऑल विजरल आपके पास इन्वॉल्व हो रहे हैं तो मेनली आपके पास मैंने कहा था कि कौन कौन से ऑर्गन्स की इन्वॉल्वमेंट थी। तो जैसे सबसे पहले हमने कहा जीआईटी, उसके अलावा हमारे पास लंग्स हैं, आपके पास हार्ट है, उसके अलावा हमारे पास किडनीज हैं। तो ये सारे ऑर्गन्स की इन्वॉल्वमेंट होगी डिफ्यूज में, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास जो पेशेंट के सिम्टम्स आते हैं वो रैपिडली, फौरी तौर पे रैपिडली आएंगे, ठीक हो गया, फौरी तौर पे आएंगे। अदर देन दिस, कि एक मेन आपके पास ये है डिफरेंस इन दोनों का कि जो लिमिटेड होगी उसमें आपके पास किडनी, ठीक है, यहां पे मैं डायग्राम बना लेता हूं ताकि आपको इजी रहेगा, किडनी की और उसके अलावा हार्ट की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। ये दो विजरल ऑर्गन बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होते आपके पास क्रेस्ट सिंड्रोम में, ठीक है। लेकिन आपके पास लंग्स की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। अगर क्रेस्ट सेल में लंग्स इन्वॉल्वमेंट हो जाती है और अगर पेशेंट की डेथ होती है तो वो मेनली आपके पास लंग्स की डिजीज की वजह से मेनली होती है, ठीक हो गया। तो ये बात आपने याद रखनी है इन दोनों के डिफरेंस में, ठीक हो गया, क्योंकि मेनली आपके पास डिफरेंस से पूछा जाता है ज्यादातर जो बातें होती है ना। डिफरेंस आप कर गए तो फिर उसके बाद आपके पास नेक्स्ट बात पे वो दोबारा आते हैं कि अब आप फलां फलां बात हमें बताएं। अब आपके पास मेन जो रिस्क होता है ना वो आपके पास पल्मोनरी डिजीज का होता है इसमें, ठीक है। तो पल्मोनरी डिजीज जो होगी वो लिमिटेड स्क्लेरोडर्मा में काज ऑफ डेथ होगी। यहां तक बात क्लियर हो गई है। अब हम आ जाते हैं दोबारा से डिफ्यूज की तरफ। तो डिफ्यूज में जैसे कहा कि आपके पास पूरी बॉडी इन्वॉल्व होती है, तो पूरी बॉडी की अगर इन्वॉल्वमेंट हो रही है तो उसमें मेन आपके पास जी, ठीक है, उसके अलावा हमारे पास किडनीज, ठीक है, किडनीज, हार्ट,
और लंग्स जो हैं वो इन्वॉल्व होंगे, ये सारे इन्वॉल्व होंगे। और उसके अलावा डिफ्यूजली स्किन की इन्वॉल्वमेंट होती है, और रैपिडली आपके पास सिम्टम्स जो हैं वो इसके देखने को मिलेंगे, जो डिफ्यूज वाली होगी। अब ये दोनों में जो कॉमन एक चीज़ है वो ये होती है कि आपके पास अगर डिफ्यूज है या आपके पास लिमिटेड है, सबसे पहले आपके पास रेनॉल्ड्स फिनोमिना जो है वो देखने को मिलता है। तो रेनॉल्ड्स फिनोमिना में आपके पास हमने क्या देखा था, कल हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई भी पेशेंट है तो पेशेंट का अगर हमारे पास हैंड, ठीक है, तो हैंड में हमारे पास ये देखें सारे का सारा जो उसका हैंड है वो आपके पास आपको रेड नजर आ रहा है, ठीक है। लेकिन स्पेसिफिकली आपके पास जो टर्मिनल एंड्स हैं फिंगर्स के, सारा जो हैंड है वो रेड है, लेकिन आपके पास एंड पे जो फिंगर्स हैं, टर्मिनल एंड जो हैं, वो आपको वाइट नजर आ रहे हैं, ठीक हो गया। तो ये मेनली क्यों होता है? ड्यू टू वेजोस्पाज्म, ड्यू टू वेजोस्पाज्म। वेजोस्पाज्म मतलब कि आपके पास ब्लड वेसल्स की कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगी। डिफरेंट थीरीज हैं कि आपके पास कुछ कंडीशन में ये कहा गया है कि एक्सेस ऑफ अल्फा वन रिसेप्टर होते हैं जो कि मेनली ब्लड वेसल्स की कॉन्स्ट्रिक्शन करवाते हैं, तो जिसकी वजह से आपके पास टेम्परेचर, अगर बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा कोल्ड हो गया तो आपके पास कोल्ड टेम्परेचर की कंडीशन में क्या होता है कि बॉडी हीट को रिजर्व करती है, तो आपके पास ब्लड कंस्ट्रिक्शन होती है और वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है। तो मेनली होगा क्या कि टर्मिनल जो फिंगर टिप्स होते हैं आपके नेल बेड्स के नीचे वाला जो एरिया होता है, ऐसे पेशेंट का आपको वाइट मिलता है, तो इसको बोलते हैं रेनॉल्ड्स फिनोमिना, ठीक है। अब हमारे पास अगर ये पेशेंट होगा, अब हम किस तरह से इसको डायग्नोज, हमें इस तरह पता चलेगा कि अगर कोई ऐसा पेशेंट है कि अगर वो टेम्परेचर में जा रहा है तो फौरी तौर पे फिंगर टिप्स में पेन शुरू हो जाएगा और किसके फिंगर टिप्स जो होंगे वो वाइट नजर आना शुरू हो जाएंगे, बिल्कुल वाइट हो जाएंगे, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास कंफर्मेटरी कंडीशन होती है कि इस पेशेंट को रायनॉड फिनोमिना है। तो सबसे पहले हमारे पास अगर किसी पेशेंट को स्क्लेरोडर्मा है तो यहां से सिम्टम्स शुरू हो रहे हैं, ठीक हो गया। अगर कोई पेशेंट जो है वो ये कह रहा है आपको कि मेरी जो फिंगर टिप्स हैं वो बहुत ज्यादा पेनफुल होती हैं, ठीक हो गया, पेन होती है, दोबारा से अगर आपके पास मैं कोल्ड टेम्परेचर में जाता हूँ दोबारा से वो वार्म नहीं होती, ठीक हो गया, तो वाइट हो जाती है, तो ये मेनली काज होती है, ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट हमारे पास अगला डिफरेंस ये है इन दोनों की, ये तो कॉमन हमने बात कर ली। आपके पास डिफरेंट एंटीबॉडीज जो होंगी वो प्रेजेंट होंगी, डिफ्यूज में डिफरेंट एंटीबॉडीज, और जो आपके पास लिमिटेड है उसमें डिफरेंट एंटीबॉडीज होंगी। अगर मैं डिफ्यूज की बात करूं तो इसमें आपके पास SCL70, ठीक हो गया, और उसके अलावा टोपो आइसोमरेज 1 और 2, आइसोमरेज 1 और 2, ठीक हो गया। ये दो आपके पास टोपो आइसोमरेज जो था, हमने कहाँ पे इंजाइम पढ़ा था कि अगर डीएनए आपके पास, डीएनए की रेप्लिकेशन में जब आपके पास यहाँ पे इसकी रिकॉइलिंग करनी होती है तो टोपो आइसोमरेज इंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये आपके पास NTSCL70 और आपके पास टोपो आइसोमरेज 1 और 2 एंटीबॉडीज जो होंगी वो डिफ्यूज में मिलेंगी। और अगर हम बात करें लिमिटेड स्क्लेरोडर्मा की तो यहाँ पे आपके पास जो आपको एंटीबॉडी मिलती है वो होती है आपके पास एंटी सेंट्रोमेर एंटीबॉडी, एंटी सेंट्रोमेर एंटीबॉडी, ठीक हो गया। तो ये भी मेन डिफरेंस है इन दोनों का। अब ये जो एंटी सेंट्रोमेर एंटीबॉडी है और NTSCL या टोपो आइसोमरेज 1 2, ये हमें पता तो चल गया। यहाँ पे इसको मैं मार्जिनेट, यहाँ पे मार्जिन कर देता हूँ। हमें किस तरह से इसको यूटिलाइज करना है, हमने कब कब हमें वो किस तरह से पूछेगा। यहाँ पे मैंने लिमिटेड सिंड्रोम की बात की कि आपके पास हैंड और फीट, ये जो स्किन वाला एरिया था वो, और इसके अलावा क्रेस्ट जो है, क्रेस्ट, व्हाट इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द क्रेस्ट, तो सी से सबसे पहले हमारे पास कैल्सिनोसिस, कैल्सिनोसिस मिलेगी। व्हाट इज कैल्सिनोसिस, के आपके पास हाइपर कैल्सिफिकेशन मिलेगी हैंड्स वाले एरिया में और स्किन वाले एरिया में। मोस्टली आपके पास जो पेशेंट का स्किन वाला एरिया होगा ना तो कैल्शियम डेपोजिशन मिलेगी, मतलब कि उसकी जो एल्बो है, ठीक है, और उसके अलावा आपके पास उसकी जो नीज हैं या फिंगर्स हैं, ठीक है, तो आपके पास वहां पे ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम डिपॉजिट मिलेगा। हमें किस तरह से पता चलता है? ज्यादातर आपके पास हैंड वाला तो हैंड के साथ हमने नी कर ली, ठीक हो गया। उसके अलावा हमारे पास मेनली फिंगर्स, तो
अगर कोई पेशेंट हमारे पास इसकी जो ये सब क्यूटेनियस टिश्यूज में जो कैल्शियम डिपॉजिट है, अगर आपके पास स्किन ब्रेक हो गई है, स्किन ब्रेक की कंडीशन में क्या होगा कि जब स्किन ब्रेक होगी तो हमारे पास वाइट लिक्विड जो होगा वो लीक होगा इसमें से, ठीक होगी। ये कंफर्मेटरी टेस्ट होता है एक, ठीक है। और दूसरा, हम जब एक्सरे पे देखते हैं तो आपके पास जब हम एक्सरे पे कोई भी चीज डायग्नोज करते हैं तो जो आपके पास कैल्सिफिकेशन जैसे बोन्स हैं तो हाइपर डेंस नजर आती हैं, ठीक हो गया, क्योंकि वहां से रेज पास नहीं होती, तो वो आपको वाइट एरिया नजर आएगा, ठीक हो गया। तो ये भी कंफर्मेशन हो जाती है आपके पास एक्सरे पे भी। नेक्स्ट हमारे पास रेनॉल्ड्स फिनोमिना मैंने आपको बता दी है, ठीक हो गया। पेनफुल होगा एक्सपोजर जब वो कोल्ड टेम्परेचर में जाएगा, इस्कीमिया हो जाएगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे हम लिख देते हैं कि रेनॉल्ड्स फिनोमिना, एसोफिजियल डिसमोटेलिटी, ई से हमारे पास एसोफेजियल डिसमोटेलिटी। हमारे पास एसोफेगिस क्या चीज होती है कि हमारे पास जो फूड पाइप होता है उसको एसोफेगस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ओरल कैविटी में ये जो है ये पार्ट फूड आपके पास एसोफेगस का है। तो आपके पास यहाँ पे जो स्टमक के साथ एसोफेगस की अटैचमेंट होती है इसको बोलते हैं लोअर एसोफिजियल स्फिंक्टर, ठीक है, LES। अब होगा कुछ इस तरह से कि यहाँ पे ये जो आपके पास इसकी लेयर है ना, ठीक हो गया, ये जो स्फिंक्टर है यहाँ पे मस्कुलर लेयर होती है, तो मस्कुलर लेयर में होगा कुछ इस तरह से कि वहां पे फाइब्रोसिस हो जाएगी, ठीक हो गया। जब फाइब्रोसिस हो जाएगी तो ये जो आपके पास लोअर एसोफिजियल स्फिंक्टर है इसकी जो टोन होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। दूसरे नंबर में हम ये कह सकते हैं कि हाइपोटोनिया, हाइपोटोनिया, ठीक है। हाइपोटोनिया का ये मतलब है कि आपके पास इसकी जो स्टेबिलिटी है, इसकी जो ग्रिप है वो आपके पास डिक्रीज हो गई है। अगर ग्रिप डिक्रीज हो गई है तो हमारे पास जितना भी स्टमक का कंटेंट होगा वो बैक फ्लो करेगा, बैक फ्लो करेगा तो स्टमक में होता क्या, एसिड्स होते हैं। तो एसिड्स अगर आएंगे तो आपके पास एसोफिगाइटिस हो सकता है पेशेंट को, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो सकती है एसोफेगस की, ठीक है। तो हाइपोटोनिया मेनली ये करवा देता है, ठीक हो गया, क्योंकि आपके पास जो मस्कुलर लेयर है वहां पे फाइब्रोसिस हो जाती है, तो वो इतने ज्यादा आपके पास हाइपरटोनिक नहीं, मतलब उनकी जो टोन होती है वो डिक्रीज होती है। एक और डिजीज होती है इसमें आपके पास आपको हाइपरटोनिया मिलता है, हाइपरटोनिया ऑफ द लोअर एसोफेगिस, ठीक है। तो आप में से कोई बता सकता है कि ये ऐसी कौन सी डिजीज है जिसमें आपके पास आपको हाइपरटोनिया मिलता है। एक लेजिया हमारे पास कंडीशन होती है, एक लेजिया, ठीक है। तो एक लेजिया में हमारे पास जो लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर होता है ना उसकी टोन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, ठीक हो गया जी। अब इसको हम किस तरह से ट्रीट करते हैं कि हमने क्या करना होता है, हमने इसकी टोन को डिक्रीज करना होता है तो हम बोचोलिनम टॉक्सिन देते हैं, ठीक है, इसको ट्रीट करने के लिए बोचोलिनम टॉक्सिन। तो उससे आपके पास इसकी जो टोन होती है थोड़ी डिक्रीज हो जाती है, बर्ड बीक अपीयरेंस मिलती है, ठीक है। GIT में हम बात कर रहे थे, अब दोबारा से हम बात करते हैं कि हमारे पास लोअर एसोफिजियल स्फिंक्टर आपके पास हाइपोटोनिक हो जाता है जिसकी वजह से एसिड का बैकफ्लो होगा। तो एसिड का बैकफ्लो अगर बार बार होगा तो पेशेंट जो होगा एक तो एसोफिजियल डिसमोटेलिटी एसोफेगाइटिस हो सकता है, उसको इन्फ्लेमेशन ऑफ एसोफेगस, और दूसरा अगर ऐसा पेशेंट है स्क्लेरोडर्मा में हमें ये बात पता चल गई है तो हम उसको क्या देंगे, प्रिस्क्राइब करेंगे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, ताकि ये पेशेंट का जो एसिड का रिफ्लक्स हो रहा है वो डिक्रीज हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एस से क्या बनता है, एस से बनता है स्क्लेरोडेक्टाइल, स्क्लेरो डेक्टाइल। स्क्लेरोडेक्टाइल में आपके पास क्या होगा कि ये जो पेशेंट होगा उसके जो हैंड की स्किन होगी ना वो बहुत ज्यादा आपके पास शाइनी शाइनी मिलेगी आपको, बहुत ज्यादा, ठीक हो गया। फाइब्रोज्ड मिलेगी, मतलब कि हार्ड स्टिफ मिलेगी, ठीक है। और बाज औकात ऐसे स्किन के ऊपर कुछ हमारे पास कुछ एरियाज पे आपके पास वर्ल्स मिलते हैं, जो स्किन होती है वो इकट्ठी हुई होती है, तो आपके पास इसकी जो स्किन होगी बहुत ज्यादा शाइनी स्किन मिलेगी, ठीक हो गया। थिकन स्किन होगी लेकिन आपके पास शाइनी होगी, और रिंकल्स जो होंगे वो सारे उसके लॉस हो जाएंगे, ठीक हो गया। जैसे जॉइंट्स वाला एरिया जो होता है वो रिंकल्स वाला होता है तो वो लॉस हो जाएंगे, ठीक है। और इसका जो हैंड होगा, अगर आप उसको कहेंगे कि भाई मेरे से हैंड शेक कर, तो आपको ऐसे लगेगा कि जैसे आपने किसी
क्ला में अपना हाथ दे दिया, शिकंजे में दे दिया, ठीक हो गया, लाइक वुडी लाइक अपीयरेंस होगी, क्योंकि जो स्किन होगी वो बहुत ज्यादा फाइब्रोज्ड होगी, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हमारे पास टी से क्या मिलता है हमें, टीलेंजेक्टेजिया। टीलेंजेक्टेजिया के क्या होगा कि आपके पास डायलेटेड कैपिलरीज मिलेंगी, टीलेंजेक्टेजिया, ठीक है, डायलेटेड कैपिलरीज मिलेंगी स्किन लीजन्स पे। एटेक्सिया, टीलेंजेक्टेजिया हम पहले पढ़ के आ चुके हैं इम्यूनोडेफिशिएंसी में, ठीक हो गया। एटीएम जीन की आपके पास म्यूटेशन होती है, तो सेम उसी से कि आपके पास स्किन के ऊपर डिफ्यूज कैपिलरीज मिलेंगी, ठीक है। और ये जो आपके पास कॉम्प्लिकेशन होती है ये स्पेसिफिकली आपके पास हैंड्स पे भी हो सकती है, फेस पे, म्यूकस मेम्ब्रेन, कहीं भी आपके पास ये हो सकती है। अब ये जो जितनी हमने बातें की हैं हम इसको किस तरह से यूटिलाइज कर सकेंगे, पेशेंट को वो कहेगा कि एक पेशेंट है मेरे पास, ठीक है, वो आपके पास क्या किस तरह प्रेजेंट कर रहा है कि उसकी हैंड और जो फीट है ना आपके पास उस पे हमें क्या मिल रहे हैं कि स्किन लीजन्स मिल रहे हैं, लीजन्स के मतलब कि हमें नोड्यूल्स मिल रहे हैं, कैल्सिफाइड नोड्यूल्स, कैल्सिनोसिस मिल रही है, प्लस हमें एसोफिजियल डिसमोर्टेलिटी मिल रही है। दो बातें हमें पता चल गई। और वो कहेगा कि ये जो पेशेंट है उसमें कौन सी एंटीबॉडीज पाई जाएंगी, तो अब ये दो बातें हमें पता चल गई हैं कि उसमें कैल्सिनोसिस भी है और दूसरा एसोफिजियल डिसमोर्टेलिटी भी है। तो आपके पास इससे हमें पता चल गया कि पेशेंट को स्क्लेरोडर्मा है, लेकिन लिमिटेड स्क्लेरोडर्मा है, तो लिमिटेड स्क्लेरोडर्मा में एंटी सेंट्रोमेर एंटीबॉडीज होती हैं, तो ये आप इस तरह से पिक कर सकते हैं। ऑप्शन में एंटी SCL70 और टोपो आइसोमरेज 1 और 2 ये भी होंगी, लेकिन इनको आपने पिक नहीं करना, ठीक हो गया। क्यों नहीं करना, क्योंकि ये आपके पास डिफ्यूज में है। अगर स्पेसिफिकली वो जा रहा है एसोफेगिस और कैल्सिनोसिस के सिम्टम्स के साथ जा रहा है, तो फिर आपको सिर्फ उसी के साथ जाना है और आपने इसको इस तरह से डिफरेंशिएट करना है। अब जो मेन बात है जिधर आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि डिफ्यूज में ये चीजें नहीं होंगी, ऐसा नहीं है कि डिफ्यूज में कैल्सिनोसिस नहीं होगी, क्योंकि पैथोलॉजिकल कंडीशन सेम है, पैटर्न सेम है। ऐसा नहीं है कि आपके पास डिफ्यूज में एसोफिजियल डिसमोटेलिटी नहीं है, स्क्लेरोडक्टाइल नहीं है, ठीक है, टेलेंजेक्टेजिया नहीं है, नहीं 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 नहीं। तो किस तरह से आपने उसको कंपैरिजन में डिफरेंशिएट करना है, अगर आपके पास लिमिटेड स्किन पे नहीं जा रहा, वो हैंड और फीट को आपके पास क्या है कि स्पेसिफिक नहीं कर रहा, वो कह रहा है कि डिफ्यूज स्किन लीजन है, उसकी पूरी बॉडी जो है उस पे आपके पास कोलेजनस फाइब्रस स्केली स्किन मिल रही है, पूरी पूरी की पूरी, तो और साथ आपके पास फिर एसोफेजियल डिसमोटेलिटी, उसके अलावा आपके पास उसको रीनल इंसुफिशियंसी का कोई सिंड्रोम हो सकता है, उसको किडनी का, उसके अलावा लंग्स का कोई मसला हो सकता है, तो वो आपके पास फिर वो आप उसको कहेंगे कि इसको डिफ्यूज है और इसको एंटी SCL और दूसरी आपके पास एंटी टोपोआइसोमरेज एंटीबॉडी जो है वो इसमें प्रेजेंट है, ठीक है जी। अब हम कॉम्प्लिकेशंस जो हैं जो डिफ्यूज से रिलेटेड हैं वो बात कर लेते हैं। तो उसमें आपके पास सबसे पहले जो पैटर्न है ना वो हम बात करते हैं कि हमारे पास, पहले मैं लंग्स बनाता हूँ यहाँ पे। तो आप लोगों ने बहुत दफा आपके पास जो रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज और ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज बहुत दफा पढ़ी होंगी आपने। तो हमारे पास होता कुछ इस तरह से है कि ये लंग्स हैं, तो लंग्स में हमारे पास ये एल्वोलाई हैं, ये एल्वोलाई हैं, ठीक है। एल्वोलाई के अलावा जो आपके पास एक्सेप्ट एल्वोलाई अदर स्ट्रक्चर जो होता है, जो कि मैं रेड से प्रेजेंट कर देता हूँ, ये आपके पास इंटरस्टिशियम है, इंटरस्टिशियम ऑफ द लंग एंड एल्वोलाई, ठीक हो गया। तो आपके पास अगर तो लंग्स में कोई ना कोई डिजीज हो रही है जो कि एल्वोलाई को इन्वॉल्व कर रही है, एल्वोलाई आपके पास जो है, एल्वोलाई जिधर से आपके पास रेस्पिरेशन होती है कि यहाँ से इसके नीचे क्या होती है कि ये आपके पास ब्लड वेसल्स होती हैं, स्मॉल कैपिलरीज, जिधर से आप उसमें क्या फेंकते हैं, ऑक्सीजन फेंकते हैं और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को आप बाहर निकाल देते हैं, CO2, ठीक हो गया। अब बात हम कर रहे हैं एल्वोलाई और इंटरस्टिशियम तक। तो एल्वोलाई आपके पास अगर डैमेज है, कौन कौन सी ऐसी डिजीज हो सकती हैं जिसमें एल्वोलाई डैमेज हो सकती हैं, ठीक हो गया, जैसे कि हमने कह दिया कि किसी पेशेंट को एम्फाइसीमा है, एम्फाइसीमा, ठीक है, इलास्टेज डैमेज हो जाता है, एल्वोलाई बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती हैं, ठीक हो गया, एम्फाइसीमा। और उसके अलावा हमने कहा कि ये जो इंटरस्टिशियम है एल्वोलाई के अलावा अदर पार्ट ऑफ द लंग्स, ये इंटरस्टिशियम पार्ट होता है, इंटरस्टिशियम, ठीक है। अब अगर तो आपके पास एल्वोलाई
तक लिमिटेड है कोई भी डिजीज, तो हम कहेंगे कि ये आपके पास है सीओपीडी। सीओपीडी, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। सीओपीडी का मतलब ये है कि ये ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न, ठीक है जी। और अगर हमारे पास इंटरस्टिशियम की इन्वॉल्वमेंट है तो हम कहेंगे कि ये रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न है। रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न हमेशा क्या होगा कि आपके पास लंग्स को पकड़ के रखेगा, उसको रिस्ट्रिक्ट करेगा। अगर हम लंग्स को रिस्ट्रिक्ट करें, आपके पास यहां पे मैंने कहा कि ये सारी इंटरस्टिशियम की फाइब्रोसिस हो चुकी है, तो क्या लंग्स एक्सपैंड होंगे? बिल्कुल भी नहीं एक्सपैंड होंगे। ठीक हो गया। अब ये नॉर्मल एरोज, अब एरो से मैं आपको ये थोड़ा सा पैटर्न समझाता हूं कि यहां पे मैंने एरोज बनाए, ठीक है, ये नॉर्मल कंडीशन है लंग्स की, ठीक है। लेकिन अब हमने क्या करना है कि हमने इनहेल करनी है ऑक्सीजन। तो जब ऑक्सीजन इनहेल करेंगे, इनहेलेशन के दौरान हमने लंग्स को खोलना है। तो जब लंग्स खुलेंगे तो आपके पास ये जो एरोज होंगे वो भी आपके पास, ये लंग्स इतने बाहर को जाएंगे ना। लेकिन आपके पास अगर किसी पेशेंट को रिस्ट्रिक्टिव डिजीज है तो उसके लंग्स जो होंगे वो ओपन नहीं हो पाएंगे। अगर ओपन नहीं हो पाएंगे तो क्या वो इंस्पायरेशन नॉर्मली कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इंस्पायरेशन में उसको मसला होगा। तो यही कंडीशन होती है इंस्पायरेटरी में, रिस्ट्रिक्टिव में। हमेशा आपके पास अगर कोई भी रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न की डिजीज है तो पेशेंट में इंस्पायरेशन जो होती है वो नॉर्मली नहीं होती। इंस्पायरेशन कि वो सही से ऑक्सीजन को इनहेल नहीं कर पाएगा। ठीक हो गया। तो ये आपके पास जो डिजीज होती है मेनली ये रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न की डिजीज होती है कि आपके पास जो लंग्स हैं वो प्रॉपरली एक्सपैंड नहीं कर पाते। ये जो इंटरस्टिशियम है यहाँ पे हम फाइब्रोसिस कर देते हैं, ये ब्लैक ब्लैक फाइब्रोसिस है। फाइब्रोसिस आपके पास क्या होती है कि ये एक्ट लाइक अ सीमेंटिंग, मतलब कि ये एक दूसरे को साथ जोड़ देती है कि हमारे पास, क्योंकि फाइब्रोब्लास्ट की एक्टिविटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है आपके पास इस कंडीशन में। तो अगर फाइब्रोब्लास्ट की एक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ना तो हमें लंग्स में रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न मिलता है, ठीक है। इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस मिलेगी। और दूसरे नंबर पे हमारे पास हाइपरटेंशन, पल्मोनरी हाइपरटेंशन। तो हमारे पास होता कुछ इस तरह से है कि मैंने दो बातें बताई थी कि एक आपके पास एल्वोलाई होती हैं जो ब्लू वाले स्ट्रक्चर है, दीज आर एल्वोलाइज, ठीक है। और इसके अलावा आपके पास जो इसके आपके पास एक्सेप्ट एल्वोलाई बाकी जो अदर स्ट्रक्चर होता है, दीज आर इंटरस्टिशियम, इंटरस्टिशियम ऑफ द लंग। तो यहाँ पे इंटरस्टिशियम में हमारे पास जो फाइब्रोसिस है ना वो बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है। तो जब फाइब्रोसिस हो जाएगी तो ये जो इंटरस्टिशियम होगा वो पार्ट बहुत ज्यादा हार्ड और थिक हो जाएगा। अगर थिक हो जाएगा तो मतलब कि आपके पास ये रिस्ट्रिक्शन काज करेगा कि जब इंस्पायरेशन के दौरान लंग्स ने एक्सपैंड करना है तो ये जो फाइब्रोज्ड एरिया ये उसको लंग्स को एक्सपैंड नहीं होने देगा, उसको खुलने नहीं देगा, जिसकी वजह से रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न हमें देखने को मिलता है। एक ये बात थी। और दूसरा हमारे पास पल्मोनरी हाइपरटेंशन कि अगर ये एक एल्वोलाई है और इस एल्वोलाई के हमारे पास यहाँ पे ये आपके पास पल्मोनरी कैपिलरीज हैं, तो अगर आपके पास यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर थे इसके अराउंड में यहाँ पे पूरी फाइब्रोसिस हो चुकी है, ठीक हो गया। अगर फाइब्रोसिस हो चुकी होगी तो इसके नतीजे में आपके पास ये कंप्रेशन काज करवाएंगी। और इसके अलावा कंप्रेशन काज करवाने के अलावा भी आपके पास जो एंडोथीलियम होता है ना, ब्लड वेसल्स के एंडोथीलियम में जाके ये आपके पास क्या करवा देती हैं, वहां पे जाके इन्फ्लामेशन काज करवाती हैं। ठीक हो गया। इन्फ्लामेशन में मेनली फाइब्रोब्लास्ट एक्टिवेट होंगे, तो ल्यूमन होगा वो नैरो हो जाएगा। तो जिसके नतीजे में आपके पास जो ये लंग्स की ये आपके पास पल्मोनरी कैपिलरीज हैं ये बहुत ही ज्यादा नैरो हो जाएंगी। तो जब यहाँ से ब्लड गुजरेगा तो गुजर नहीं पाएगा। अगर गुजर नहीं पाएगा तो आपके पास पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाएगी, PHTN, पल्मोनरी हाइपरटेंशन। तो अगर पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाएगी तो उसके नतीजे में नुकसान क्या हो सकता है? नेक्स्ट नुकसान ये होगा कि हमारे पास यहाँ पे क्या है कि ये है राइट हार्ट, और आपके पास यहाँ पे मैं बना देता हूँ कि आपके पास है लेफ्ट हार्ट। इमेजिनरी है ना। तो राइट हार्ट से ब्लड जाता है लंग्स में और लंग्स से आगे जाता है लेफ्ट हार्ट में ऑक्सीजनेटेड होके। अगर यहाँ पे पल्मोनरी हाइपरटेंशन है तो आपके पास ये जो ब्लड होगा वो आगे की बजाय आपके पास पीछे आना शुरू हो जाएगा। अगर पीछे आना शुरू हो जाएगा तो आपके पास राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम,
तो राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होगी, फिर उसके बाद आपके पास राइट एट्रियम हाइपरट्रॉफी होगी, जुगुलर वीनस प्रेशर जो होगा वो बढ़ जाएगा, और फिर आपके पास नेक्स्ट क्या होता है कि नीचे से आपके पास कौन सी होती है, इन्फीरियर वेना केवा। इन्फीरियर वेना केवा किधर जा रही होती है, आपके पास लीवर में, ठीक है। तो मेनली आपके पास नट शेल में अगर हम बात करें तो ये जो पेशेंट होगा उसका राइट वेंट्रिकुलर फेल्यूर के साथ प्रेजेंट करेगा, अडीमा, जुगुलर वेनस प्रेशर जो होगा वो इंक्रीज मिलेगा, और आपके पास जो लीवर होगा वो भी आपके पास उसको हाइपरटेंशन मिल सकती है। ठीक हो गया जी। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशन जो हैं वो देखने को मिल सकती हैं। अगर हम किडनीज की बात करें, किडनीज की अगर हम बात करें तो किडनीज में भी मेनली आपके पास जो ब्लड सप्लाई जा रही होती है किडनीज की तरफ, अगर ये ब्लड वेसल्स को नैरो कर रही है तो हमारे पास यहाँ पे मैं नेफ्रॉन बनाता हूँ, ठीक है। तो नेफ्रॉन में हमारे पास ये आपके पास बोमेन कैप्सूल है, और बोमेन कैप्सूल के बाद वाला जो पार्ट होता है आपके पास ये पीसीटी। पीसीटी के बाद आपके पास यहाँ पे descending loop of Henle, and then this will be the ascending loop of Henle, and this will be, उसके बाद आपके पास क्या हो जाएगा, ये डीसीटी है। तो डीसीटी आपके पास इस तरह से कुछ ये इस तरह से होता है, बिल्कुल ये सही नहीं होता। तो ये जो डीसीटी होता है ना, यहाँ पे आपके पास क्या होता है कि कैल्शियम सेंसनिंग चैनल होते हैं डीसीटी के ऊपर, ठीक है। और आपके पास यहाँ पे जब ब्लड वेसल, यहाँ पे मैं एक ये ब्लू से चले बना देता हूँ, ये ब्लड वेसल है, ठीक है। तो ये नेफ्रॉन की तरफ ब्लड आ रहा है, एफरेंट और इफरेंट आर्ट्रियोल, इफरेंट आर्ट्रियोल। तो आपके पास होगा कुछ इस तरह से कि जब ये बहुत ज्यादा नैरो हो जाएगी तो ब्लड जब यहाँ पे जाएगा तो कम ब्लड जाएगा। कम ब्लड का मतलब है कि हाइपो परफ्यूजन ऑफ द लंग्स, ठीक है। तो जब ब्लड कम जाता है किडनीज की तरफ तो आपके पास जे जी सेल, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस सेल आपके पास क्या रिलीज करवा देते हैं, आपके पास रीनिन रिलीज करवा देते हैं। तो रीनिन जब इंक्रीज हो जाएगा, रीनिन इंक्रीज हुआ, क्यों रीनिन इंक्रीज हुआ, क्योंकि किडनी की तरफ जो ब्लड है वो कम जा रहा है। अब ये रीनिन क्या करेगा कि आगे आपके पास एंजियोटेंसिन 1, और फिर आपके पास एंजियोटेंसिन 2, और यहाँ पे एक एंजाइम एक्ट करता है एस, ठीक है। और एंजियोटेंसिन 1 किधर से बनवाया रीनन ने, एंजियोटेंसिनोजेन से, और एंजियोटेंसिनोजेन आपके पास किधर पड़ा होता है, लीवर में। तो रीनिन आया लीवर में, एंजियोटेंसिनोजेन को कन्वर्ट कर दिया एंजियोटेंसिन 1 में, ठीक है। और एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्ट हो गया एंजियोटेंसिन 2 में विद द यूटिलाइजेशन ऑफ एस, ठीक है। अब एंजियोटेंसिन 2 का आगे क्या काम होता है कि ये आपके पास एक तो एल्डोस्टेरोन को एक्टिवेट कर देता है जो कि सोडियम की एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा। नेक्स्ट हमने रीनल सिस्टम पढ़ना है तो ये सारी बातें बड़ी डिटेल में हम करेंगे, ये जो मैं जल्दी जल्दी सारी बातें बता रहा हूँ। और दूसरा आपके पास ये एंजियोटेंसिन 2 के रिसेप्टर आपके पास ब्लड वेसल्स पे भी होते हैं, वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगी ब्लड वेसल्स की, ठीक है। और उसके अलावा हमारे पास जो एल्डोस्टेरोन है और ज्यादा सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा, सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा, वाटर की भी रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा। तो जिसके नतीजे में बॉडी में पता क्या होगा कि बॉडी में आपके पास हाइपरटेंशन हो जाएगी। ठीक हो गया। तो ये आपके पास हाइपरटेंशन की काज भी करवाती हैं। और अगर ज्यादा देर तक ये कंडीशन परसिस्टेंट रहेगी कि किडनी की तरफ ब्लड नहीं जा रहा, तो आपके पास ये जो सेल है इनकी नेक्रोसिस होना शुरू हो जाएगी, रीनल फेल्यूर की तरफ पेशेंट जा सकता है। ठीक हो गया। तो ये सारी कंडीशन जो है ना वो हमें देखने को मिलती हैं इसी स्क्लेरोडर्मा में। ठीक है। अब हमने इसको जो ट्रीट करना है वो हम इसको किस तरह से करते हैं, हम इसको सिस्टमेटिकली मतलब सिम्टमेटिकली, जिस तरह के सिम्टम होंगे। जैसे सबसे पहले हमने बात की कि अगर किसी बंदे को एसोफिजियल डिसमोटेलिटी हो रही है तो एसोफिजियल डिसमोटेलिटी के नतीजे में हम पेशेंट को प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स देंगे। और उसके अलावा अगर किसी पेशेंट को पल्मोनरी हाइपरटेंशन है तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन के नतीजे में हम पेशेंट को क्या करेंगे कि जो ड्रग्स हम देते हैं पल्मोनरी हाइपरटेंशन को रिड्यूस करने के लिए, कौन कौन सी ऐसी ड्रग्स होती हैं, जैसे कि बूसेंटान, उसके अलावा हमारे पास सेल्डीनाफिल पल्मोनरी हाइपरटेंशन में हम यूज करते हैं तो वो हम ड्रग देंगे। ठीक हो गया। तो इसी तरह से बाकी इम्यूनोसप्रेसेंट का जो यूज होता है वो इसमें कम करते हैं। ठीक हो गया। तो ये था आपके पास
सारा स्क्लेरोडर्मा से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। मेन मेन जो बातें हैं वो ये हैं, आपने डिफरेंशिएट करना है सबसे पहले कि अगर ये डिफ्यूज है या ये आपके पास लिमिटेड है। क्रेस्ट सिंड्रोम होगा आपके पास लिमिटेड में ज्यादातर, और डिफ्यूज में जो है बाकी आपके पास विजुअल ऑर्गन भी इन्वॉल्व होंगे। और मेन डिफरेंस ये है कि आपके पास जो स्किन है वो पूरी बॉडी की उसमें इन्वॉल्व होगी। ठीक हो गया। बाकी हमारे पास अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट आज हमने जो दूसरा टॉपिक पढ़ना है वो हमारे पास है रुमेटाइड आर्थराइटिस। पढ़े हम या कल पढ़ लें, क्या कहते हैं आप लोग? मेरे ख्याल से क्योंकि ना 1 घंटा हो गया, तो कल हम पढ़ेंगे उसको। ओस्टियो आर्थराइटिस और रुमेटाइड आर्थराइटिस को ना हम कल पढ़ेंगे। मसला नहीं है, मैं एक दिन में ही कवर करवा दूंगा, लेकिन आज थोड़ा सा टाइम हमारा इस तरह हो गया ना, दरमियान में स्किप हो गया था। ठीक है।